बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है कि क्या अब अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट आभा सिंह मैम हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग मीडियम पर बात कर रही हैं इस बारे में, आपका पहला रिएक्शन क्या है इसको लेकर? मैं स्तब्ध हूँ, दुखी हूँ। उसके इंटरव्यू को देख के, उसके सुसाइड नोट को पढ़ के मैं जो हूँ ये कहना चाह रही हूँ कि ये अतुल सुभाष अकेले नहीं हैं। बहुतों के साथ इस तरह के हादसे हो रहे हैं। झूठे 498A के डाउरी के केसेस लिखाए जा रहे हैं। ना सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ पत्नियां लिखवाती हैं, बल्कि सास ससुर। अभी एक केस मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस गडकरी के कोर्ट में मैंने FIR क्वॉश कराई। 11 FIRs थी, न सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ बल्कि उसके फादर मदर, 4 बहनें थी, 4 बहनें और 4 ब्रदर इन लॉज। उनके नाम तक उस वाइफ को नहीं मालूम था, लेकिन एंड समवन करके कोई एक परिवार के 11 लोगों पे FIR लिखाएगा। और 7 साल लगे उस केस को क्वॉश होने में। मैंने जस्टिस गडकरी के सामने यही कहा, मैंने कहा उस हस्बैंड के फादर जो है 75 साल के हैं, अब वो मरने से पहले चाहते हैं कि FIR का कलंक उनके माथे से हट जाए। तो इस तरह के केसेस कोर्ट में आ रहे हैं। मैम, क्या लग रहा है कि अतुल सुभाष के पास क्या आत्महत्या ही विकल्प बच गया था, क्योंकि आप इस तरह के केसेस आप देखते रहती हैं? देखिए, डिप्रेशन जरूर होता है फैमिलीज़ को, क्योंकि इस तरह से 498A के केसेस, जैसे मैं कह रही हूँ कि जो ये FIR क्वॉश हुई उसमें जब उनकी एक 7 साल की बच्ची पासपोर्ट के लिए गई तो वहाँ पे चेक में आया कि फादर मदर के खिलाफ FIR है। तो ये कहना था कि क्या इस तरह से हमारा ह्यूमिलिएशन होगा। तो आप जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं झूठे केसेस से। और 498A में पुलिस बहुत तेज़ी दिखाती है FIR करने की, क्योंकि पुलिस को भी मोटा पैसा मिलता है। और जो है, पुलिस जानती है कि लड़के वालों की पोजीशन कमज़ोर होती है 498A के केसेस में। और आप देखिए तो इनका कन्विक्शन तो होता ही नहीं है, ट्रायल पे तो ये केसेस आते ही नहीं है, पहले ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। क्योंकि लोग जो है, जैसे इसमें अतुल सुभाष कह रहे थे कि मुझसे 3 करोड़ रुपया मांग रहे थे, मैं बच्चे को मेंटेनेंस हर महीने 40,000 दे रहा था, तब भी मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था। मेरे पास एक केस और है फैमिली कोर्ट में, पिछले 4 साल से मैं खुद नहीं दिला पाई हूँ कि वो जो फादर है अपने 9 साल की बेटी और 12 साल के बेटे से मिल सके। आज 5 साल हो गए। जब फैमिली कोर्ट ऑर्डर भी करता है कि बर्थडे पे फादर को विजिटेशन दिए जाए, फादर 4 साल से स्कूल का फीस और सब दे रहा है, तो मदर जो है वो एड्रेस बदल देती है, मतलब कोर्ट का कंटेम्प्ट कर देती है, लेकिन तब भी जो है कुछ होता नहीं। मैम, अगर हम उस सुसाइड नोट को अगर हम देखें तो लगता है जैसे अतुल सुभाष उम्मीद कर रहे थे कि उनके सुसाइड के बाद शायद उनको न्याय मिल जाए। तो क्या आप मानती हैं कि अब भी उनको न्याय मिल सकता है? देखिए, निर्भया के साथ जो विभत्सता हुई और निर्भया मरी, उसके बाद ही जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया। तो मुझे लगता है अतुल सुभाष की इस जो सुसाइड है और जो उनका सुसाइड नोट है, जो उनका वीडियोज़ है, वो देश को झकझोरेगा, जुडिशरी को कॉन्शियस करेगा। और मैं चाहती हूँ कि जो है जौनपुर में जो फैमिली कोर्ट है, जहाँ पे ये केस चल रहा था, क्योंकि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बैंगलोर में रह रहे थे, तो फिर वहाँ पे कोर्ट में ये केस लिया क्यों गया? तो आप जुरिस्डिक्शन कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन 2 जगह हो सकता है। एक तो जहाँ पे जो वुमन है वो रहती है, या फिर वो ऑफेंस हुआ है। तो मेरा कहना है कि जब दोनों लड़का लड़की बैंगलोर में काम कर रहे थे, तो जौनपुर कोर्ट में चलाया क्यों गया? उस मैजिस्ट्रेट का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो FIR मर्डर की झूठी लिखी गई, क्योंकि बाद में उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वाइफ ने माना कि उसके फादर हार्ट अटैक से मरे थे। हार्ट अटैक को अगर आप हस्बैंड पे मर्डर का मुकदमा चलाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब पुलिस ने बेईमानी करी है, पैसा लिया है। तो अभी तो आपने 108 ऑफ द BNS में पत्नी और उसके परिवार वालों पे अबेटमेंट टू सुसाइड की FIR करी है, लेकिन मैं चाहूंगी वो पुलिस वाले, वो पुलिस का थाना जिसने ये मर्डर की और ये झूठी कंप्लेंट लिखी है, उन अधिकारियों पर भी FIR किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। न्याय तो बाद की बात है, पहले जो गुनाहगार हैं उनको अरेस्ट कीजिए। और हाँ, बिल्कुल, ये केस जो है देश को झकझोरेगा और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अकाउंटेबल बनाएगा। मैम, आपने फैमिली कोर्ट के जज की भी बात कही, उन पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर है। तो ऐसे केस में क्या आगे कार्रवाई हो सकती है? क्या जज के खिलाफ भी जांच हो सकती है?
बिल्कुल हो सकती है। आपके पास हाई कोर्ट बैठा हुआ है हर स्टेट में। अगर आप कंप्लेन भेजते हैं तो इंक्वायरी हो सकती है। और मुझे लगता है कि जो ये तारीख पे तारीख होती है, क्योंकि आज हम भी देखते हैं कि हमारी एक हियरिंग फैमिली कोर्ट में होती है, उसके बाद अगली डेट 2 महीने के बाद मिलती है। आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं, केस को आर्ग्यू होने में भी 3-4 साल लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी एकदम जर्जर हो चुका है फैमिली लॉ के कोर्ट्स, उनको सुधारा जाए। यहाँ पे भी जो है फैमिली कोर्ट हमको बहुत निराश करता है। मैंने तो तंग आके फैमिली कोर्ट में जाना बंद कर दिया। मैं कहती हूँ अब सिर्फ हाई कोर्ट में जब मैटर आएगा फैमिली कोर्ट लॉ से रिलेटेड मैं करूँगी, क्योंकि मैंने खुद देखा कि एक अभागे फादर को मैं 4 साल से उसके बच्चों से मिलवा नहीं पा रही हूँ। मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने कहा था कि जो नियम जो कानून महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए थे उसे आज हथियार की तरह पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। क्या वाकई में महिलाएं उन कानूनों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है? देखिए, ये तो मैं जब हाई कोर्ट में जस्टिस गडकरी के सामने आर्ग्यू कर रही थी तब मैंने एक केस लॉ दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 498A ऑफ द आईपीसी था, जो अभी बदल गया बीएनएस में, कि ये जो है ये एक लीगल टेररिज्म हो गया है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ये एक जो है कानूनी आतंकवाद बन गया है ये। मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने कहा था कि जिस कानून को महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाया गया था उन कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल करके महिलाएं उन्हें पुरुषों के खिलाफ वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, मतलब हर महिला नहीं कर रही है, बट यस कई केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे विमेन ये कानून को मिसयूज़ कर रही हैं। और ये मिसयूज़ वो खुद नहीं कर रही हैं, वो पुलिस से मिलके कर रही हैं, क्योंकि पुलिस को जो है पैसा मिलता है और वो देखता है कि ऑपोजिट पार्टी मोटा असामी है और वो सोशल प्रेशर्स में पैसे देंगे या कम कर जाएंगे। तो ये जो पुलिस का करप्शन है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये मैं नहीं, आप मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपने जजमेंट में लिखा है कि 498A, उस वक्त ये 498 था, अब ये बीएनएस में फर्क सेक्शन हो गया है, बट आईपीसी की ये जो दहेज का कानून है इसको उन्होंने कहा था ये कानूनी आतंकवाद हो गया है, लीगल टेररिज्म। कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस पे चेक नहीं करेंगे तो ये एक लीगल टेररिज्म बन जाएगा। और वही हुआ है। इसमें अतुल सुभाष ने भी यही कहा है कि इट इज़ अ जीनोसाइड, कि मतलब ये नरसंहार है। और ये कानून जो है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद जो है शायद मुझे न्याय मिले। मैं चाहूंगा कि 498 और 85 जो एक नया कानून है इसको आप समझाएं कि कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, देखिए, जो है 498A ही अब जो है बीएनएस में 85 हो गया है और सेक्शन का नाम बदला है, बट उसका जो कंटेंट है वो तो वही है, कि कहता है कि जो कोई दहेज के लिए क्रूएल्टी करता है, अब जो क्रूएल्टी है, क्रूएल्टी विल बी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। तो अब आप मेंटल क्रूएल्टी, इमोशनल क्रूएल्टी, इकोनॉमिक, मतलब आपने वाइफ को महीने का खर्चा नहीं दिया, आपने उसको टॉर्चर किया, आपने उसके मायके वालों को बेइज्जत किया, तो ये सब उस कानून के तहत सेक्शन में ऑफेंस बन जाता है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो जब आपने इतना बड़ा उसको कर दिया, और एग्जैक्टली व्हाट इज क्रूएल्टी उसको पिन पॉइंट तो जज के ऊपर है। जज के ऊपर तो बाद में है, पहले पुलिस के ऊपर है। तो पुलिस को आपने इतनी पावर दे दी तो पुलिस तो दुरुपयोग करती है, और पुलिस वही दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि आप देखिए, जो ये दहेज कानून में एफआईआर लिखे जाते हैं, कितने कन्विक्शन पे आते हैं? मुश्किल से 10% केसेस कन्विक्शन पे जाते हैं। वो पहले ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाते हैं, लड़के वाले अच्छा पैसा दे देते हैं, मेंटेनेंस दे देते हैं, हाथ कदमों पे गिर जाते हैं। तो जो ये क्रूएल्टी है, अब क्रूएल्टी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक उसी केस में कहा था कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई केसेस में जो हस्बैंड है उसकी बहन, उसकी ग्रैंड मदर, जो इंडिया में भी नहीं रहती हैं, उस शहर में छोड़ दीजिए, वो अमेरिका में रहती हैं, लेकिन तब भी हिंदुस्तान में उनके खिलाफ दहेज का एफआईआर लिखी गई है। तो इस तरह का जो मिसयूज हो रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैम, एक समय था या आज भी ऐसा होता होगा कि महिलाओं को परेशान किया जाता था, ससुराल में सुसाइड करने मजबूर कर दिया जाता था। तो आज जो नंबर सामने आ रहे हैं तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को के नंबर्स ज़्यादा हैं कि वो कोर्ट जा रहे हैं या फिर वो सुसाइड कर रहे हैं। आपके नंबर्स क्या कहते हैं? आपका अनुभव क्या है? देखिए, अगर एनसीआरबी के फिगर्स आप देखिए डाउरी डेथ के, तो आज भी करीब डाउरी के लिए 2 से 2,500 साल में महिलाएं जल के मरती हैं। और डेथ, कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है किचन फायर। तो ये जो है, दिस इज़ अ रूरल फिनोमिनन। ये छोटे शहरों में, गांव में, जहाँ पे महिला अभी भी अबला है, जो कोर्ट नहीं पहुँच सकती, जिसको पुलिस का अप्रोच नहीं है, बट ये ऑफेंसेस शहर में अब कम हो गए हैं, तब भी होते हैं। तो डाउरी डेथ, जैसे मैं कहती हूँ कि डाउरी डेथ में महिला ही जल के मरती है,
पुरुष आज तक कहीं जल के नहीं मरा है। तो इस वजह से ये कानून लाए गए थे और इस कानून से महिलाओं को न्याय मिला भी। डाउरी डेथ जो पहले 15,000 होती थी, 20,000 होती थी, आज वो घट के मुश्किल से 2,500 से 3,000 साल की हो गई हैं। लेकिन तब भी डाउरी की प्रथा तो चल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि डाउरी की प्रथा नहीं चल रही है, लेकिन ये कानून जो मिसयूज हो रहा है वो पुलिस के करप्शन की वजह से हो रहा है, कोर्ट की डिले की वजह से हो रहा है। क्योंकि वो अगर कोर्ट तुरंत जज उसी वक्त कह दे कि तुम दिखाओ सबूत, कहाँ से दिख रहा है, पुलिस को अगर टाइट करे कि सबूत दिखाओ, कैसे डाउरी का केस बनता है। लव मैरिजेस में अभी एक केस था मेरा हाई कोर्ट में, मैंने खत्म कराया, उसमें लड़का लड़की 10th से जो थे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लव मैरिज की थी। और जस्टिस भारती डांगरे ने कहा भी कि तुम्हारी लव मैरिज है, अब तुम सास के ऊपर डाउरी का केस लगाती हो, आई कैन सी यू आर वेस्टिंग जुडिशियल टाइम। और ये केस खत्म हुआ। तो अगर कोर्ट्स इसको जो है संज्ञान में ले ले, सच्चाई सामने दिखती है, लेकिन चूंकि आप पे ओवरवर्कड हैं, आपके पास कोर्ट्स कम है, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये केस इतना खींचते हैं कि जो हस्बैंड है, उसकी फैमिली है, वो हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसे ही केस है अतुल सुभाष का कि उन्होंने डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया। मैम, दो मेरे आखिरी सवाल हैं। एक कि जब इस तरह के मामले आते हैं जहां पर कोर्ट के आदेश भी होते हैं कि जो हस्बैंड है या जो बच्चे का पिता है उसे बच्चे से मिलने दिया जाए, उसके बाद भी जो महिला पक्ष है उनकी तरफ से जो दबाव बनाने की कोशिश की जाती है या जो कोर्ट को कंटेम्प्ट किया जाता है, क्या उस पर कोर्ट अनदेखी क्यों करती है? कोर्ट उस पर नजर क्यों नहीं देती है? देखिए, ये तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ। अभी मेरा एक फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें मैंने कहा कि फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, 8 साल और 12 साल के। 4 साल से उस मदर ने बच्चों को फादर से मिलने नहीं दिया, जबकि फादर जो है रिलीजियसली हर महीने बच्चे की फीस और बच्चों का एक्सपेंसेस 50,000 रुपये महीने वो दे रहा है और 4 साल से दे रहा है। और एक बर्थडे विजिट मैंने फैमिली कोर्ट से परमिशन भी दिलाई थी, ऑर्डर भी करवाया था, लेकिन जब फादर बच्चे के बर्थडे में पहुंचा तो उस घर में ताला लगा हुआ था। ओवरनाइट जो मदर थी वो घर बदल के चली गई। हमने फैमिली कोर्ट में, बांद्रा में फैमिली कोर्ट में कंटेम्प्ट किया। वो कंटेम्प्ट आने में 1.5 साल लग गए कोर्ट में। तो अब आप ये सोचिए कि मतलब 4 साल में अगर कोई फादर अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग है और कानून को ये महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। मैम, आप एक सीनियर एडवोकेट के साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप कंक्लूड करें कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसका ये कैसे होगा, इसका निदान कैसे निकलेगा, कैसे इस केस में जो विक्टिम है उसे न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर इस केस में जैसे है अतुल सुभाष के में, अभी उनकी पत्नी को और उनकी मदर इन लॉ और जो रिश्तेदारों को, 4 रिश्तेदारों को अरेस्ट किया गया है, इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इनको एक मिसाल बन के कड़क से कड़क सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि बाकी आगे से जो लोग फॉल्स केस कर रहे हैं या जिन्होंने डाले हों वो उनको वापस ले ले, फॉल्स केस ना करे। ये जो कानून महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, डाउरी डेथ होती थी इसलिए डाउरी का कानून लाया गया था। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी न्यूज़ नेशन के थ्रू कि ये कानून आपको एम्पावर करने के लिए दिए गए थे, मजबूत बनाने के लिए दिए गए थे। तो आप इस कानून का दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि एक दुरुपयोग जो होगा, जो 100 जेन्युइन केसेस होंगे उनको ख़त्म कर देगा। क्योंकि जो सिंपैथी महिलाओं को मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, और जो सच्चा कानून है सबके माइंड में हो जाएगा कि ये जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो अगर महिलाएं इन केसेस का, इन लॉज का दुरुपयोग करेंगी तो वो बाकी महिलाओं का नुकसान करेंगी। और मैं चाहूँगी कि पुलिस को इतनी फ्रीडम ना दी जाए कि वो कोई भी FIR इस तरह से लिख दे। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि 498 में आप अरेस्ट तुरंत नहीं करेंगे, SP लेवल रैंक इंक्वायरी करेगा। तो मुझे लगता है कि अब हाई कोर्ट्स को भी कुछ स्पेशल गाइडलाइंस निकालनी चाहिए, ताकि फैमिली कोर्ट्स के पास भी गाइडलाइन हो कि आपको 6 महीने में केस डिसाइड करना है। अगर मेंटेनेंस फादर टाइमली दे रहा है तो उसको किसी भी हालत में हर हफ्ते अपने बच्चे से मिलने दिया जाए, क्योंकि जो है बच्चा, उसको माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस हैं, जजमेंट्स हैं कि माँ बाप का इक्वल अधिकार होता है। तो मुझे लगता है कि जो हाईजैक किया जा रहा है सिस्टम का, वो रोका जाए। और मदर फादर, बच्चे के इंटरेस्ट में है कि मदर फादर दोनों उस बच्चे को पालें, और समाज में ये जवाबदारी आनी चाहिए। और जो लड़कियों के, वाइफ्स के पेरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग करके वो उस अपने दामाद को घुटनों पे ला देंगे, एक नौकर जैसा उसे ट्रीटमेंट करेंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वह दिन दूर नहीं। मुझे लगता है अतुल सुभाष का जो ये सुसाइड है, ये एक नया कानून लाएगा, और जो इस तरह का मिसयूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कड़क सज़ा होगी। थैंक यू मैम से बात करने के लिए। तो सीनियर एडवोकेट आभा सिंह जो कि बता रही थी कि अगर इस तरह से इस कानून का दुरुपयोग किया जाता रहा तो आने वाले समय में ऐसे जब जेन्युइन केस होंगे तब वहाँ पर भी लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।